जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रैंड गुरुजी क्लास। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम मात्र 20 मिनट में 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी से पूरा देख लिया तो परीक्षा का हर प्रश्न आपके लिए सरल बन जाएगा। यह वीडियो चित्र के साथ है जो कि आप माइंड में हर प्रश्न सेट कर जाए, इसीलिए चित्रात्मकता के साथ यह वीडियो बनाया गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं वादा के साथ कहता हूं कि इस वीडियो से आपको 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निराला के रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि निराला का पूरा नाम क्या है। तो निराला का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं। तो क्रांतिकारी कवि निराला को कहा जाता है, याद रखेंगे। क्रांतिकारी कवि किसको कहा जाता है? निराला को कहा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि अनामिका किसकी कृति है। तो अनामिका निराला की कृति है। परिमल किसकी कृति है? तो परिमल निराला की कृति है। गीतिका किसकी कृति है? तो गीतिका निराला की कृति है। तुलसीदास किसकी कृति है? तो तुलसीदास निराला की कृति है। दोस्तों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि निराला किस युग के कवि है। आपको बताना है कि निराला किस युग के कवि है। तो निराला छायावाद युग के कवि है। निराला छायावाद युग के कवि है, आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रश्न बताया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो इसलिए आप लोग कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा और जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताया जाएगा उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं अगले कवि की। तो अगले कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं। आपको बताना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, याद रखें। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वीणा किसकी कृति है। तो वीणा सुमित्रानंदन पंत की कृति है। पल्लव किसकी कृति है? तो सुमित्रानंदन पंत की कृति है। गुंजन किसकी कृति है? तो सुमित्रानंदन पंत की कृति है। लोकायतन किसकी कृति है? तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की कृति है। युगांत किसकी कृति है? तो युगांत सुमित्रानंदन पंत की कृति है। ग्राम में किसकी कृति है? तो ग्राम में सुमित्रानंदन पंत की कृति है। स्वर्ण किरण किसकी कृति है? तो स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत की कृति है। स्वर्ण धूलि किसकी कृति है? तो स्वर्ण धूलि सुमित्रानंदन पंत की कृति है। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है पल्लव और लोकायतन। पल्लव और लोकायतन से ज्यादा प्रश्न आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, बात करते हैं अगले कवि की। तो अगला कवि है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के जनक माना जाता है और इनको हिंदी का कलाधर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। हिंदी का कलाधर किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, याद रखें। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि कानन कुसुम किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है। दोस्तों, यहाँ पर और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेम पथिक किसकी कृति है? तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की कृति है। झरना किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है। आंसू किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है। लहर किसकी कृति है? तो लहर जयशंकर प्रसाद की कृति है। और कमायनी किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है। दोस्तों, कमायनी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है और यह एक प्रबंध काव्य है, याद रखेंगे। कमायनी एक प्रबंध काव्य है और जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है, यह भी याद रखेंगे। यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? तो कमायनी है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? तो 1936 ईस्वी, याद रखेंगे। कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। और इसको प्रबंध काव्य या महाकाव्य कहा जाता है और इनकी जयशंकर प्रसाद की यह सर्वश्रेष्ठ कृति है और कमायनी से बार बार प्रश्न पूछा भी जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले कवित्री की। तो अगली कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। दोस्तों, याद रखें, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, याद रखेंगे। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक युग की मीरा। ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि निहार किसकी कृति है, तो निहार महादेवी वर्मा की कृति है। रश्मि किसकी कृति है, तो रश्मि महादेवी वर्मा की कृति है। निर्जा किसकी कृति है, तो निर्जा महादेवी वर्मा की कृति है। शांत गीत किसकी कृति है, तो महादेवी वर्मा की कृति है। यमा किसकी कृति है, तो महादेवी वर्मा की कृति है। दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है, तो महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री है। याद रखें, महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री है। दोस्तों महादेवी वर्मा को यमा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखेंगे। दोस्तों 2023 के स्टेट एग्जाम में यह प्रश्न आया भी था कि महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामा कृति पर मिला था। याद रखेंगे, महादेवी वर्मा को यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों बात करते हैं अगले कवि की, तो अगला कवि है रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है। याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है, तो द्विवेदी युग के, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के रामधारी सिंह दिनकर कवि है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि कुरुक्षेत्र किसकी कृति है, तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। रश्मि रथी किसकी कृति है, दिनकर की कृति है। धूप और धुआं किसकी कृति है, दिनकर की कृति है। उर्वशी किसकी कृति है, दिनकर की कृति है। हुंकार किसकी कृति है, तो दिनकर की कृति है। इतिहास के आंसू किसकी कृति है, दिनकर की कृति है। दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी पर मिला था। याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखें। दोस्तों अगर आप चैनल को क्लिक कर लिए हैं तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसलिए दोस्तों मेहनत के लिए एक तो सब्सक्राइब जरूर बनता है दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाई, बंधु, मित्रों सभी को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। दोस्तों बात करते अगले रचनाकार का, तो अगले रचनाकार कौन है, हरिऔध, जिनका पूरा नाम क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। याद रखेंगे, हरिऔध का पूरा नाम क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोस्तों हरिऔध किस युग के कवि है, तो द्विवेदी युग के कवि है। याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हरिऔध किस युग के कवि है, तो द्विवेदी युग के कवि है। दोस्तों इनकी कृति कौन सी है, प्रिय प्रवास। याद रखेंगे, प्रिय प्रवास किसकी कृति है, तो हरिऔध की कृति है। वैदेही वनवास किसकी कृति है, तो हरिऔध की कृति है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी कृति है, तो ये भी हरिऔध की कृति है। अधकिला फूल किसकी कृति है, तो हरिऔध की कृति है। याद रखें दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास से ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और यह खड़ी बोली की प्रथम कृति है। याद रखें, खड़ी बोली की प्रथम कृति कौन सी है, प्रिय प्रवास है। और किसकी द्वारा रचित हुई है, तो हरिऔध द्वारा। याद रखेंगे। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी कृति है, तो ये भी हरिऔध की कृति है। यहाँ से भी प्रश्न बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को धैर्य से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगले रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि किसने कहा था, तो गांधी जी ने। याद रखें, मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि गांधी जी ने कहा था। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है, तो द्विवेदी युग के कवि है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है, द्विवेदी युग के कवि है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि साकेत किसकी कृति है, तो मैथिली शरण गुप्त की कृति है। जयद्रथ वध किसकी कृति है, तो मैथिली शरण गुप्त की कृति है। रंग में भंग किसकी कृति है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है। भारत भारती किसकी कृति है, तो मैथिली शरण गुप्त की कृति है। द्वापर किसकी कृति है, तो मैथिली शरण गुप्त की कृति है। यशोधरा किसकी कृति है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण यशोधरा, भारत भारती और साकेत है। इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं अगले रचनाकार की, तो अगले रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती, है ना। तो धर्मवीर भारती को क्या कहा जाता है, भारतीय आत्मा। याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, तो धर्मवीर भारती को कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, तो धर्मवीर भारती को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि 7 गीत वर्ष किसकी कृति है, तो धर्मवीर भारती की कृति है। 7 गीत वर्ष किसकी कृति है, तो धर्मवीर भारती की।
कनुप्रिया किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की। अंधा युग किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की। दोस्तों ये इनकी प्रमुख कृति है और सबसे प्रमुख कृति इसमें अंधा युग है। अंधा युग से ज़्यादातर प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। अंधा युग से ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अंधा युग किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की कृति है। दोस्तों बात करते हैं अगले रचनाकार की। तो अगला रचनाकार कौन है? नागार्जुन है, जिनको वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनका शुरुआती नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, और बाद में इन्होंने अपना नागार्जुन नाम से रचना लिखना शुरू किया। और दोस्तों मैथिली में इन्होंने यात्री नाम से लिखते थे। यात्री नाम से इन्होंने मैथिली में बहुत सारी रचनाएं की है, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि बादल को गिरते देखा है, किसकी कृति है? तो नागार्जुन की कृति है। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान किसकी कृति है? तो नागार्जुन की कृति है। पाषाणी किसकी कृति है? तो नागार्जुन की कृति है। चंद्रमा किसकी कृति है? तो नागार्जुन की कृति है। दोस्तों इसमें दो महत्वपूर्ण है, बादल को घिरते देखा है और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। इससे ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों अगला रचनाकार है घनानंद। घनानंद को रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने रीति से नियम से हटकर काव्य रचना किए थे, इसीलिए इनको रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि, याद रखने। और प्रेम की पीर के कवि किसे जाना जाता है? तो घनानंद को। यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, प्रेम की पीर के कवि किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि सुजान सागर किसकी कृति है? तो घनानंद की कृति है। विरह लीला किसकी कृति है? तो ये भी घनानंद की कृति है। रस केली वल्ली किसकी कृति है? तो घनानंद की है। रस केली वल्ली किसकी कृति है? घनानंद की कृति है। और दोस्तों इसमें सबसे प्रमुख कृति जो है वो सुजान सागर है। इससे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुजान सागर किसकी कृति है? तो ये घनानंद की कृति है। दोस्तों बात करते हैं अगले रचनाकार की। तो अगला रचनाकार है तुलसीदास, जिनको हम लोग गोसाई भी कहते हैं। दोस्तों इनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला, याद रखेंगे। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि रामचरितमानस किसकी कृति है? तो तुलसीदास की कृति है। विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो तुलसीदास की कृति है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा किसकी कृति है? तो तुलसीदास की कृति है। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कवितावली, दोहावली और रामचरितमानस, इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है ना, तो याद रखेंगे। तो इनका राम बोला बचपन का नाम था, याद रखेंगे। तो इनका बचपन का नाम राम बोला क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये जन्म लिए थे तो बहुत सारे बच्चे रोते थे, लेकिन ये रोए नहीं, इनके मुंह से राम नाम का शब्द निकला, इसीलिए इनका नाम बचपन में राम बोला रखा गया। दोस्तों अगला कवि है गुरु नानक। ये सिख धर्म का प्रवर्तन किया, याद रखेंगे। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु नानक ने किया, याद रखें। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया है? गुरु नानक ने किया है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि जपू जी किसकी कृति है? तो गुरु नानक की कृति है। आशा दीवार किसकी कृति है? तो गुरु नानक की कृति है। रही रास किसकी कृति है? तो गुरु नानक की कृति है। सोहिला किसकी कृति है? तो गुरु नानक की कृति है। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है वो जपू जी है। जपू जी से ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न आता है कि जपू जी किसकी कृति है? तो गुरु नानक की कृति है, याद रखेंगे। दोस्तों बात करते अगले कवि की। तो अगले कवि कौन है? बिहारी लाल है, और इन्हें श्रृंगारिक कवि भी कहा जाता है। इन्हें श्रृंगारिक कवि क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग दोनों की चर्चा की है, इसीलिए इन्हें श्रृंगारिक कवि कहा जाता है। और इनकी मात्र एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? सतसई, बिहारी सतसई। यह मुक्तक काव्य है, याद रखेंगे। सतसई कौन सा काव्य? मुक्तक काव्य है। और ये जयपुर नरेश के यहाँ काम करते थे, याद रखेंगे, है ना। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे, याद रखें। बिहारी लाल श्रृंगारिक कवि थे और इनकी एकमात्र कृति क्या है? सतसई है, जो मुक्तक है, मुक्तक काव्य है। और इसमें 713 दोहे है, याद रखेंगे। कितने दोहे हैं? 713 दोहे। और इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है ना। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि गागर में सागर भरने का काम किस कवि ने किया है? तो बिहारी लाल ने किया है, याद रखेंगे। दोस्तों बात करते अगले कवि की। तो अगले कवि कौन है? कबीरदास है, और इनकी एकमात्र कृति है विजक, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई है। कौन कौन से? साखी, शबद, रामायणी, याद रखेंगे। कबीर के पुस्तक का नाम क्या है? विजक नाम है, जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। साखी, शबद, रामायणी। साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी। शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द। और रामायणी का अर्थ क्या होता है? रामायण, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी।
शबद का अर्थ क्या होता है? शब्द। रामायणी का अर्थ क्या होता है? रामायण। और कबीरदास के कृति का नाम क्या है? बीजक, जो कितने भागों में प्रकाशित हुई है? 3 भागों में, है ना। साखी, शबद, रामायणी 3 भागों में प्रकाशित हुई है। दोस्तों बात करते अगले कवि की, तो अगले कवि कौन है? कालिदास है। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी कृति है? कालिदास की कृति है। मेघदूत किसकी कृति है? कालिदास की कृति है। कुमार संभव किसकी कृति है? कालिदास की कृति है। ऋतु संहार किसकी कृति है? कालिदास की कृति है। रघुवंश किसकी कृति है? कालिदास की कृति है। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार है। अभिज्ञान शकुंतलम और ऋतु संहार से ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न आता है, और कभी कभी मेघदूत से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मेघदूत किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, सारे प्रश्न को नोटबुक में नोट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सभी अच्छे प्रश्न हैं और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले रचनाकार की, तो अगला रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, जिन्हें हम कलम के सिपाही के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि कलम के सिपाही किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम के मजदूर किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनेगा गोदान किसकी कृति है? तो गोदान प्रेमचंद की कृति है। और गोदान क्या है दोस्तों? तो ये उपन्यास है। सोजे वतन किसकी कृति है? तो सोजे वतन प्रेमचंद की कृति है। और दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रेमचंद के किस कृति को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था, याद रखेंगे। और प्रेमाश्रम किसकी कृति है? तो प्रेमचंद की कृति है। सेवा सदन किसकी कृति है? तो प्रेमचंद की कृति है। रंगभूमि किसकी कृति है? तो प्रेमचंद की कृति है। प्रेमाश्रम किसकी कृति है? तो प्रेमचंद की कृति है। कर्मभूमि किसकी कृति है? तो प्रेमचंद की कृति है। दोस्तों इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है, याद रखेंगे। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 300 से अधिक कहानियां और 12 लगभग उपन्यास लिखे हैं। इन्हीं कारण से इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कथा सम्राट किसे कहते हैं? तो प्रेमचंद को कहते हैं। दोस्तों प्रेमचंद के रंगभूमि के पात्र सूरदास है, याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो रंगभूमि के पात्र है, याद रखें। दोस्तों बात करते अगले रचनाकार की, तो अगला रचनाकार है यशपाल। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि झूठा सच किसकी कृति है? यशपाल की कृति है। देशद्रोही किसकी कृति है? यशपाल की कृति है। पिंजरे की उड़ान किसकी कृति है? यशपाल की कृति है। दिव्या किसकी कृति है? यशपाल की कृति है। दादा कामरेड किसकी कृति है? यशपाल की कृति है। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कृति है वो है झूठा सच, देशद्रोही और दिव्या। ये तीनों को आप लोग अच्छा से याद रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं अगले रचनाकार की, तो अगला रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार, याद रखें। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार है। दोस्तों इनका उपन्यास कौन कौन से है? मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, तीसरी कसम, याद रखेंगे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मैला आंचल किसकी कृति है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। पढ़ती परिकथा किसकी कृति है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। तीसरी कसम किसकी कृति है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। और दोस्तों ये तीनों उपन्यास है, याद रखें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 है, पढ़ती परिकथा और मैला आंचल। बात करते अगले रचनाकार की, तो अगला रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल, है ना। रामचंद्र शुक्ल, और इनकी कृति का नाम क्या है? चिंतामणि। हिंदी साहित्य का इतिहास तुलसीदास, याद रखेंगे। चिंतामणि किसकी कृति है दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल के। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? तो रामचंद्र शुक्ल की। और तुलसीदास किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल की, याद रखेंगे। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगले रचनाकार है अज्ञेय, और इनके कौन कौन सी कृतियां है ये आप लोग याद रखेंगे। शेखर एक जीवन किसकी कृति है? अज्ञेय की कृति है। और ये एक उपन्यास है और 2 भागों में है, याद रखेंगे। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुई है। आंगन के पार द्वार किसकी कृति है? अज्ञेय की कृति है। नदी के द्वीप किसकी कृति है? अज्ञेय की कृति है। असाध्य वीणा किसकी कृति है? अज्ञेय की कृति है। हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? अज्ञेय की कृति है। विपथगा किसकी कृति है? अज्ञेय की कृति है, याद रखेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण कृतियां हैं दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे अपने कॉपी में।
दोस्तों अगले रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन और इनकी कौन कौन सी कृति है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। मधुबाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। और निशा निमंत्रण जो अपने पत्नी के याद में लिखे हैं, याद रखें, अपने पत्नी के याद में इन्होंने निशा निमंत्रण काव्य लिखा है। दोस्तों अगले कवि हैं सूरदास। इन्हें बाल्य कवि भी कहा जाता है, बाल्य कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बाल लीलाओं का ज्यादातर चित्रण किया, इसलिए बाल लीला के कवि इन्हें कहा जाता है। दोस्तों इनके 3 कृतियां हैं और तीनों महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी है? सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की है। सुरसरावली किसकी है? तो सूरदास की है। साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की है। दोस्तों ये तीनों सूरदास की महत्वपूर्ण कृति है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों बात करते अगले रचनाकार की, तो अगला रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी है। और आपका बंटी क्या है? मन्नू भंडारी के उपन्यास है, याद रखेंगे। महाभोज क्या है? उपन्यास है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आप बंटी किसकी कृति है? तो मन्नू भंडारी की है। महाभोज किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की। एक इंच मुस्कान किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की। बिना दीवारों का घर किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की कृति है। दोस्तों आपका बंटी में किस समस्या को दिखाया गया? तलाक संबंधी समस्या को दिखाया गया, याद रखेंगे। आपका बंटी में तलाक संबंधी समस्याओं को दिखाया गया। महाभोज में किस तरह की समस्याओं को दिखाया गया है? महाभोज में राजनीतिक संबंधी समस्याओं को दिखाया गया, याद रखेंगे। महाभोज में राजनीतिक संबंधी समस्याओं को दिखाया गया है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोस्तों अगले कवि है हरिवंश राय बच्चन और इनकी कौन कौन सी कृति है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। यह हरिवंश राय की कृति है और ये एक्टर अमिताभ बच्चन के पिताजी है, ये भी याद रखेंगे। एक्टर अमिताभ बच्चन के पिताजी है हरिवंश राय बच्चन और इनकी कृति कौन कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। दोस्तों बात करते अगले रचनाकार की, तो अगला रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है और इनकी कृति कौन कौन सी है ये आप लोग याद रखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, द्वंद्व गीत, रेती के फूल, रसवंती, धूप और छां, धूप छां इनकी महत्वपूर्ण कृति है। दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे। रेणुका, द्वंद्व गीत, रेती के फूल, रसवंती, धूप छां किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। यहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है और सबसे ज्यादा जो है दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय से प्रश्न पूछा जाता है और रेणुका से, याद रखेंगे। रेणुका और संस्कृति के 4 अध्याय से ज्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगले रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी इनके नाटक है। ये चारों नाटक है, याद रखें। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है और ये चारों क्या है? नाटक है। आकाशदीप दोस्तों क्या है? तो आकाशदीप कहानी है और ये बीपीएससी के एग्जाम में आया भी था कि आकाशदीप किसकी कहानी संग्रह है? तो जयशंकर प्रसाद की है। तितली और इरावती क्या है दोस्तों? ये उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है ये, तितली और इरावती उपन्यास है। और इनका अधूरा उपन्यास कौन सा? इरावती, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती है। और प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र, याद रखें। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। और जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा? इरावती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु से जो ध्रुव स्वामी से ज्यादातर दोस्तों प्रश्न आता है और इसके पात्रों को आप लोग मुख्य पात्रों को याद कर लेंगे। दोस्तों अगले रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत और सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि। और इनकी कृति कौन कौन सी है? चिदंबरा, युगांतर, कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, युगपथ इनकी महत्वपूर्ण कृति है। और चिदंबरा पर इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखें। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में। और हिंदी में सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। किस कृति पर मिला था? चिदंबरा पर। दोस्तों इसमें इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है कला और बूढ़ा चांद। ये भी ज़्यादातर आजकल ट्रेंडिंग में है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है।
कि काला और गोरा चांद किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की है। और एक युगपथ किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की। यह भी आजकल प्रश्न ट्रेनिंग में चल रहा है ना दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा दोस्तों मेहनत के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।